वेलकम टू पीएम पाठशाला गाइस। आज हम लेकर आए हैं विजन आईएएस की मंथली करंट अफेयर मैगजीन अक्टूबर 2024 की। तो गाइस, जैसा कि हम अपने पॉलिटी एंड गवर्नेंस, इंटरनेशनल रिलेशंस, इकॉनमी को कवर कर रहे हैं, तो गाइस आज भी हम इकॉनमी का जो सेकंड सेक्शन डिस्कस करेंगे। जो टॉपिक्स हमारे रह गए थे कल शॉर्ट्स डिस्कस होंगे, उसके साथ एमसीक्यूज़ भी कल ही आपका डिस्कस होएगा। तो आज जो भी बच्चे चैनल पे नए हैं वो सभी ज्वाइन करें पीएम पाठशाला को। पिछले 2 साल से हम वीडियो बना रहे हैं विजन आईएएस की। दूसरी और भी प्लेलिस्ट हैं स्टैटिक पोर्शन की, वो भी आप सब्जेक्ट वाइज चेक कर सकते हैं। तो अभी टाइम ना ज़रा भी वेस्ट करते हुए हम सीधा ज्वाइन करते हैं अपना लेसन। जो 3.5 टॉपिक है उसको देखते हैं। सभी लोग टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़िए, जो कि पीएम पाठशाला के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। वहाँ ज्वाइन करने से फ़ायदा ये होगा, इम्पॉर्टेंट पीडीएफ्स और इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम्स की जानकारी आपको तक पहुंचाई जाएगी। तो इसलिए चैनल से आप जुड़े रहिए और लोगों तक भी पहुंचाइए। ठीक है, तो गाइज हम शुरू करते हैं अपना टॉपिक, जिसमें बात करेंगे हम 10 ईयर्स हो गए हैं मेक इन इंडिया। कब आया मेक इन इंडिया वाला प्रोग्राम, कैसे 10 साल इसके क्या फेज़ में रहे, मेक इन इंडिया का क्या सेंस था, वो सारी बातें हम शेयर करते हैं अपने, देखते हैं। अब गाइज मेक इन इंडिया क्या था, कैसे आया, कब हुआ, सारी बातों को आज हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि बड़ी बात यह है कि भाई 10 ईयर्स हुए हैं मेक इन इंडिया प्रोग्राम को। मेक इन इंडिया का डेट ईयर भी याद रखना, क्योंकि कई आपके पीसीएस एग्ज़ाम्स में कई बच्चों का, क्योंकि बिहार का पीसीएस होने वाला है, वो लॉन्च हो गया है आपका। ये हुआ था आपका सितंबर 25, 2014 में, 2014 में ये लॉन्च हुआ। तो इसको अभी 10 साल कंप्लीट हो गए मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को। मेक इन इंडिया इनिशिएटिव जो प्रोग्राम था, पता है इसका एम क्या था? इसका एम था कि हम पूरी कंट्री को ट्रांसफॉर्म करेंगे और एक लीडिंग ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग और एक इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बनाएंगे। इसको मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने लेकर आया था। और इसमें जितने भी एक ओपन इन्विटेशन दिया जाता था पोटेंशियल इन्वेस्टर्स को, पार्टनर्स को अक्रॉस द ग्लोब, जिससे कि वो पार्टिसिपेट कर पाएँ ग्रोथ स्टोरी में। ठीक है ना? तो ऐसा यहाँ पर ऐसा ये किया बेसिकली गया था। उसके बाद यहाँ पर ये बता रहा है, जो मैं आपको बताऊंगी, कि भाई ऑब्जेक्टिव इसका ये था कि ना फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना। देखो हम ना सीधा सा मामला है, हम चाहते हैं कि हम ना हर चीज़ें अपने देश में बनाना शुरू करते हैं, ताकि हमारी जो फॉरेन डिपेंडेंसी है वो कम हो। ठीक है। अब मेक इन इंडिया में हमारा बेसिक मकसद था वोकल फॉर लोकल इनिशिएटिव। तो हमने क्या करा, हमारा ये मकसद है कि हम ना ट्रांसफॉर्म कर दें भारत को ग्लोबल डिज़ाइन मैन्युफैक्चरिंग हब में। ऑब्जेक्टिव हमारे ये हैं कि हमारी ग्रोथ रेट बढ़ जाए, 12 से 14% हो जाए, हम 100 मिलियन इंडस्ट्रियल जॉब्स क्रिएट कर सकें 2022 तक, और हम ना मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 25% का जो हमारा जीडीपी है 2022 के साथ, वो हमारा इंक्रीज़ हो जाए शेयर, और बढ़ा भी बाय 2022। ये सारा का सारा हमने देखा कि ये टारगेट एरिया ऐसे ऐसे करके अब इसको रिवाइज़ किया गया है अभी, क्योंकि अभी कंप्लीट नहीं हुआ होगा टारगेट, इसलिए ऐसा करा गया। अब सेक्टर्स हैं एट प्रेजेंट, अगर आप देखो मेक इन इंडिया 2.0 चल रहा है, जो कि 2021 में लॉन्च हुआ। इसमें ऐसे 27 सेक्टर्स थे जिन्होंने हर मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट, स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च करके इसको इम्प्लीमेंट करने की बात कही। अब मेक इन इंडिया के पिलर्स क्या क्या हैं उसके ऊपर बात करते हैं हम। जो मेक इन इंडिया का पिलर है, उसका पिलर, सबसे पहला जो पिलर है वो है न्यू प्रोसेसेस, यानी जो मोटो है ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस का। ये बहुत बड़ा कोर एक इनका समझ लो मोटो है, जिससे कि क्या हो जाए, एंटरप्रेन्योरशिप प्रमोट हो पाए। एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करने के लिए ही इसको मेक इन इंडिया को लेकर आया गया है। उसके बाद है न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर पे बात, यानी यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ऐसे ऐसे कॉरिडोर्स तैयार करने की, और वो भी कौन से वाले कॉरिडोर्स, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स और स्मार्ट सिटी। और जिनको ना ऐसी स्मार्ट सिटी बनानी है जहाँ पर टेक्नोलॉजी के साथ कनेक्शन हो, हाई स्पीड उस जगह का कम्युनिकेशन हो, और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की बात मेक इन इंडिया में हमने रखी है। और न्यू सेक्टर की अगर आप बात करो ना, तो एफडीआई भी ओपन किया गया डिफेंस प्रोडक्शन में, इंश्योरेंस में, मेडिकल डिवाइस में, कंस्ट्रक्शन में, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर भी। अब माइंडसेट बेसिकली क्या है, गवर्नमेंट ना एक ऐसा रोल एम्ब्रेस करना चाहती है एज अ फैसिलिटेटर, कि रेगुलेटर के फॉर्म में नहीं बल्कि एक फैसिलिटेटर के फॉर्म में गवर्नमेंट एम्ब्रेस करना चाहती है इस रोल को। ठीक है, यानी पिलर जो है मेक इन इंडिया के वो क्या है, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस से चलना।
यानी क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हों वो जॉब क्रिएटर बने, ना कि जॉब सीकर हो। मतलब हमें अपनी कंट्री में एक ऐसा कल्चर प्रमोट करना चाहते हैं जिससे लोग बिजनेस की तरफ सोचें, बिजनेस आइडियाज़ को ग्रो करें और एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ बढ़ें। अब ऐसे कौन कौन से मेजर इंस हैं, अगर अचीवमेंट है अंडर मेक इन इंडिया, वो हम देख लेते हैं। देखो, इंडिया जो है ना, न्यू मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्रेस है। यानी ये एविडेंट करा गया कि भारत जो है वो 400 मिलियन खिलौने प्रोड्यूस करता है, टॉयज प्रोड्यूस करता है। वर्ल्ड का हम फोर्थ लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूसर सेक्टर है, लगा लो आप। हम भारत जो है वो सेकंड लार्जेस्ट मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग इन द वर्ल्ड है। इससे हमारे ना रिलायंस देखो कम होगी। हम देखो, अब आप सोचो, बड़े ही दुर्भाग्यवश ये बात है कि अभी तक हमारे देश का ऐसा कोई फ़ोन नहीं आया है, मोबाइल फ़ोन ऐसा नहीं आया है जो भारत का हो। हम सभी क्या यूज़ करते हैं, आईफोन, वन प्लस, रेडमी, श्योमी, रियलमी, है वीवो। एक भारत की कंपनी अभी तक इस पर काम नहीं कर पाई है, जबकि हमारा देश सेकंड लार्जेस्ट मोबाइल मैन्युफैक्चरर है। समझ रहे हो आप? तो हम ना मैन्युफैक्चरिंग को चाहते हैं कि डोमेस्टिकली हो, और हम ये भी चाहते हैं कि हमारा ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस अच्छा होता चला जाए। और ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को इम्प्रूव करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, इम्प्रूव बिजनेस, यहाँ पर जो बात हो रही है ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की बात जहाँ पर हुई है, कि इस चक्कर में मैं मेक इन इंडिया के प्रोसेस के अंदर ही बड़ा अच्छा काम, पता है क्या हुआ, वो ये हुआ कि थ्रू पॉलिसी रिफॉर्म, जो हमारा आई जो आपका ये इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड है, आईबीसी कोड है, एंड जीएसटी जो हमने डायरेक्ट टैक्सेशन के लिए किया, या जन विश्वास एक्ट है, इसने बहुत ज़्यादा काम किया और हमारा ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग को सुधारा। कल भी हमने पढ़ा कि वर्ल्ड बैंक इसकी रैंकिंग को निकालता है। तो इंडिया ने, सोचो कहाँ, 2014 में ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में हमारी रैंक 142 होती थी, 142वीं होती थी, और 2020 तक हमारी रैंक 63rd हो गई थी। सोचो इतना बड़ा फ़र्क बिफोर इसको डिसकॉन्टिन्यूशन। अभी तो आपको पता है ना कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को डिसकॉन्टिन्यू करा बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ लूप होल्स, इसीलिए मैंने आपको कल बिजनेस रेडी समझाया था। फिर हमने ये भी देखा कि मेजर अचीवमेंट अंडर मेक इन इंडिया ये भी है कि इससे हमारा ना मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस भी बढ़ रहा है। यानी इंडिया जो है कहीं ना कहीं वो क्या होता जा रहा है, लोवेस्ट टैक्स रेट इन एशिया माना जा रहा है, जिससे हमारा ग्लोबल इकोनॉमिक अपील इन्हांस हो। और भी कुछ ऐसे ऐसे स्टेप लिए गए, ऐसे क्या लिया गया, 40,000 कंप्लाइंसेस रिड्यूस किए गए हैं, 3800 प्रोविजंस को डीक्रिमिनलाइज करा गया है। नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम है, ओवर 75,000 अप्रूवल्स ग्रांट किए गए हैं, ताकि इन्वेस्टर जो है वो सिंप्लीफायर उनको प्रोसेसेस मिले, उनको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी ना फेस करनी पड़े, इसलिए उन्होंने ऐसी कोशिश को किया है। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पर फिर कहा जा रहा है रिसोर्स मोबिलाइजेशन के बारे में भी, कि रिसोर्स को मोबिलाइज करने के लिए बहुत ज़्यादा, देखो जो एफडीआई इन्फ्लोज वगैरह होता है उसको ठीक करने के लिए भी ऐसा किया गया है। ठीक है ना। तो उसके साथ साथ देखो और भी बातें हैं, और बातें ये हैं कि इसमें देखो $45 बिलियन 2015 में लगाया, रिकॉर्ड करा गया, 2022 में इस पर, और हम समझ रहे रिसोर्स को, और हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा एफडीआई, ज़्यादा से ज़्यादा इसमें हमारा मामला क्रिएट हो सके, इसलिए हम ये कर रहे हैं। अच्छा, इसके बाद आप यहाँ पर देखो, बात फिर ये भी आती है कि मर्केंडाइज एक्सपोर्ट की बात आती है। मर्केंडाइज एक्सपोर्ट की बात कैसे आती है, यहाँ पर एक्सपोर्ट जो है वो 437 बिलियन रिकॉर्ड किया गया है डॉलर 2024 में, जिसमें हम ये मान सकते हैं कि कंट्री का जो ग्रोइंग रोल है ग्लोबल ट्रेड में वो धीरे धीरे काफ़ी बढ़ गया। इवन हम ये भी कह सकते हैं कि इंडिया एक हाई एंड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट ग्रोथ भी वेंचर करने लगा। तो ये देखो कितना इम्पॉर्टेंट मामले हुए, आप सोचो कितना ज़्यादा हमारा एक्सपोर्ट में भी ग्रोथ देखने को हमें मिली। तो यानी कि काफ़ी ज़्यादा हमने यहाँ पर फ़ायदे नोट करे। अच्छा, और क्या फ़ायदा हुआ, और फ़ायदा ये हुआ कि ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स के अंदर $27 बिलियन का इंडिया ने सप्लाई किया। नियरली 60% ऑफ ऑल द वर्ल्ड्स वैक्सीन्स को इन्होंने देना शुरू किया। अब क्या क्या ऐसे मेजर इनिशिएटिव्स इंडिया ने लिए हैं मेक इन इंडिया को सफल बनाने के लिए, तो सबसे बड़ा था इन्हांस करने के लिए, इनेबल करने के लिए, दैट इज़ प्रोडक्शन लिंक्ड स्कीम्स, यानी कि पीएलआई स्कीम, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग को, कैपेसिटीज़ को इन्हांस करने के लिए 14 सेक्टर्स में बूस्ट करने के लिए एक्सपोर्ट्स को।
इन्होंने 1.97 लाख करोड़ का इन्होंने यहाँ पर इम्प्रेसिव आउटले किया। पीएम गति शक्ति की बात आई तो टू अचीव आत्मनिर्भर भारत और 5 बिलियन ट्रिलियन इकॉनमी को यहाँ पर 2025 तक मल्टी मॉडल यहाँ पर इन्होंने सिस्टम किया, लास्ट कनेक्टिविटी जिससे बढ़ी रहे। अच्छा, इसके बाद हमने सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम डेवलपमेंट पर भी काम करा, क्योंकि अप्रूव्ड हुए सेमिकॉन इंडिया प्रोग्राम है ना, इसमें 76,000 करोड़ आउटले डेवलपमेंट में फ़ायदा हुआ। फिर नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी में 2022 में वो भी काफ़ी यहाँ पर उन्होंने ग्रोथ को ड्राइव किया, कॉम्पिटिटिवनेस को बढ़ाया। स्टार्टअप इंडिया के यहाँ प्लान शुरू हुए, उन्होंने लॉन्च किया, बड़े बड़े सपोर्टर्स को लेकर आए वो एंटरप्रेन्योर्स को। टैक्स रिफॉर्म में ये किया कि हमने जीएसटी को इम्प्लीमेंट किया कि भाई हमारे कंट्री का जो टैक्स स्ट्रक्चर है वो यूनिफॉर्म हो जाए, इसलिए किया हमने ताकि लोअर प्रोडक्शन कॉस्ट लगे। और यूपीआई हमने कर दिया। आप सोचो इंडिया का यूपीआई इतना इम्प्रेसिव है, इतना इमर्स्ड हुआ ग्लोबल फ्रंट रनर पर कि भाई काफ़ी ज़्यादा, सोचो ना, 46% ऑफ ग्लोबल रियल टाइम पेमेंट ट्रांजेक्शन होती हैं इसी से होती हैं, यूपीआई से। फिर हमने इंडस्ट्रियल कॉरिडोर प्रोग्राम चलाया। ये सभी काम हमने किए ही इसीलिए ताकि हमारा मेक इन इंडिया सक्सेसफुल हो जाए। और देखो इसके फ़ायदे, डिफेंस एक्सपोर्ट पर क्या असर पड़ा। मेजर जो डिफेंस प्लेटफॉर्म थे, धनुष आर्टिलरी गन सिस्टम था, मेन आपका बैटल टैंक था, अर्जुन लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट था, तेजस था, सबमरीन था, ये सभी डेवलप्ड हुई और ये एक्सपोर्टेड टू वेरियस कंट्रीज़ में इनको एक्सपोर्ट करा गया था। और यहीं पर ही फिर आया प्रायोरिटाइजेशन ऑफ हाई वैल्यू मैन्युफैक्चरिंग एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट। एज अ रिजल्ट इंडिया में 42 स्पॉट्स राइज कर गया ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। सोचो आप कितनी रैंकिंग हमारी सुधरी यहाँ पर भी, ठीक है। और करेंटली रैंकिंग 39 है हमारी। अब आपसे मेरा सवाल ये है कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स कौन रिलीज़ करता है, इसके 4 फीचर्स आपको कमेंट सेक्शन में बताने हैं, ठीक है। और थोड़ा पढ़ाई लिखाई शुरू कर दो भाई, अब तो तुम्हारा हो गया यार, फेस्टिवल्स चले गए, ख़त्म हो गए। अब प्लीज़ कृपया पढ़ाई पर ध्यान दिया जाए। कोई जवाब नहीं आते हैं, कोई मैसेजेस के रिप्लाई नहीं किए जाते हैं। फिर पाथ ऐसा लिया जा रहा है जिससे हमारी सस्टेनेबल ग्रोथ शुरू हो जाए, इसीलिए नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन तक लाया गया, जिससे आप सोचो इससे 6 लाख जॉब्स जनरेट होंगी और इससे हमारा क्या नुकसान नहीं होगा, इससे फ़ायदा ही फ़ायदा है। फ़ायदा ये होगा इससे हमारा जो हम नेचुरल गैसेस को इंपोर्ट करते थे, अमोनिया को इंपोर्ट करते थे, वो हमारा रिड्यूस होगा और हमारी 1 लाख करोड़ तक की सेविंग्स होनी शुरू हो जाएंगी। अब हम चलते हैं कंसर्न्स विद मेक इन इंडिया कि क्या क्या ऐसे कंसर्न्स हैं मेक इन इंडिया के, वो भी देखते हैं। तो सबसे बड़ा कंसर्न पता है क्या है मेक इन इंडिया का? मैन्युफैक्चरिंग जो सेक्टर है वो 25% का जीडीपी टारगेट अभी फॉल आउट कर रहा है। सोचो कितनी शर्म की बात है कि मेक इन इंडिया स्कीम पे इतना खर्चे और इतना दिमाग लगाने के बावजूद भी हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का कंट्रीब्यूशन 17.7% ही है, विच इज़ वेरी पुअर। मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ हमारी 2014 में 6% थी, लोअर देन बेंचमार्क जो कि 12 से 14% होनी चाहिए थी, और आज भी कोई बहुत खास नहीं हुआ है। आज भी अब क्या कंपैरिजन लोगे। फिर जॉब लॉसेस है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, क्या ना हमने सोचा था 100 मिलियन जॉब्स क्रिएट होंगी, मैन्युफैक्चरिंग वर्क लेकिन और डिक्लाइन हो गया। 2017 में 51 मिलियन से 2023 में तो और जॉब ही, यहाँ पे तो जॉब ही नहीं है यानी कि सेक्टर में। फिर इसका जो आपका ग्रॉस वैल्यू एडेड है, रियल जो जीवीए है वो भी बहुत स्लो डाउन है। कह रहा है नेशनल अकाउंट स्टैटिस्टिक्स का हमने रिकॉर्ड देखा तो मैन्युफैक्चरिंग जो इसका रियल जीवीए है, ग्रोथ रेट है, वो भी कम है। वो 8% था 2012 में, 2023 में तो वो 5.5% ही हो गया। फिर डिक्लाइनिंग इन्वेस्टमेंट रेट बड़ा कम है, इंडिया का जो रेट ऑफ प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट है वो बहुत वीकेंड हो गया। एफडीआई की जो डेवलपमेंट स्ट्रेटजी है वो बहुत उसका लिमिटेड सक्सेस है। तो मेजॉरिटी ऑफ जो एफडीआई सिंस 2017 है वो 9 सेक्टर्स में ही कॉन्सेंट्रेटेड है। और एक्सपोर्ट की परफॉर्मेंस बहुत वीकेंड है कि इन स्पाइट ऑफ सब्सटेंशियल एफडीआई इन्फ्लो इन एब्सोल्यूट टर्म्स, इंडिया का जो मर्केंटाइज एक्सपोर्ट है वो बहुत ज़्यादा गिरता चला जा रहा है। तो आप सोचो कितना वीकनिंग वाला मामला है, कितना वीकेंड मामला है एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस का। और फिर कंसर्न्स रिलेटेड टू वायबिलिटी ऑफ पीएलआई स्कीम, तो जो ग्रोइंग कॉस्ट है पीएलआई स्कीम की, सच एज दी 2.75 बिलियन माइक्रो प्रोसेसर फैक्ट्री, वो सेटअप की गई बाय माइक्रोन इन गुजरात, जहाँ पे गवर्नमेंट को फिनेंस करने को बोला जा रहा है सारे से सारी इन्वेस्टमेंट को। अब ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो ना मेक इन इंडिया की सक्सेस को होने नहीं दे रहे हैं? उसकी सबसे बड़ी वजह पता है क्या है?
हमारा फॉरेन कैपिटल पर ओवर डिपेंड होना, मार्केट पर फॉरेन की ओवर डिपेंड होना, जिससे हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्शन क्या होता जा रहा है, वल्नरेबल होता जा रहा है। फिर हम पॉलिसी की अनप्रिडिक्टेबिलिटी को भी देखें, जो अनएडिक्वेट ग्रोथ दे रही है हमें एक्सटर्नल मार्केट्स में। सब ऑप्टिमल इंटीग्रेशन ऑफ सप्लाई चेन, यानी पुअर बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेजेस। आई हैव टोल्ड यू फॉरवर्ड लिंकेज और बैकवर्ड लिंकेज सप्लाई चेन में क्या होता है, अब आप मुझे बताओगे, ठीक है। प्लीज़ टेल मी अबाउट व्हाट इज़ फॉरवर्ड लिंकेज और व्हाट इज़ बैकवर्ड लिंकेज, बताओ। मैंने आपको हज़ारों बार बताया और ये सप्लाई चेन आपको हिंट है। फिर अनऑर्गेनाइज सेक्टर में डोमिनेंस बहुत ज़्यादा है हमारे देश में। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का इतना पीछे होने का सबसे बड़ी वजह है कि उसमें सबसे ज़्यादा डोमिनेंस है अनऑर्गेनाइज सेक्टर की। इल टाइम्ड इनिशिएटिव है, ग्लोबल इकोनॉमिक अनसर्टिनिटी है, ट्रेड प्रोटेक्शनिज्म बहुत ज़्यादा राइज हो रहा है। ये सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हम कहाँ धकेले जाते हैं, हमारा मेक इन इंडिया सक्सेसफुल नहीं हो पाता। तो वे फॉरवर्ड में उसने कहा कि अगर आप चाहते हो कि ये ठीक हो तो सबसे पहले अपनी कैपेबिलिटीज़ को अच्छा करो। कह रहा कैसे, कह रहा एआई मशीन लर्निंग बुलाओ, रैपिडली स्किलिंग करो लेबर फोर्स की, अपना एजुकेशन इकोसिस्टम को स्ट्रेंथन करना भी ज़रूरी, और उसके साथ साथ हमें इनकरेज करना होगा एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट को भी। कैसे करना है, आप ऐसी कंडीशंस क्रिएट करो जहाँ पर हमारा जो वर्कर भी हो ना, उसको भी एजुकेट करो, उसको भी समझाओ एंटरप्रेन्योरियल क्वालिटीज़ क्या होती हैं। क्योंकि इंडिया ने करेंटली 2.2 मिलियन स्टेम ग्रेजुएट्स प्रोड्यूस करे हैं, पोस्ट ग्रेजुएट पीएचडीज वगैरह, तो उसका फ़ायदा उठाओ आप। और उसके साथ साथ इनोवेशन सिस्टम को अपना और अच्छा करना आपकी जिम्मेदारी है। आपके पास ट्रिपल हेलिक्स मॉडल एकेडमी इंडस्ट्री गवर्नमेंट कोलैबोरेशन आप होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी काम है। क्या बोला मैंने, ट्रिपल हेलिक्स मॉडल ऑफ एकेडमिया इंडस्ट्री गवर्नमेंट कोलैबोरेशन। एकेडमिक्स हो, इंडस्ट्रियल रिक्वायरमेंट वाली पढ़ाई हो, और सरकार का उसमें कोलैबोरेशन मिक्स हो जाएगा। और कई हद तक अगर आप ना नीति आयोग में इंटर्नशिप्स वगैरह करना चाहो तो ज़रूर कर लेना यार, वहाँ ये कोलैबोरेशन के साथ ना आपको एक मॉडल मिल जाएगा। कोई बात नहीं, इंटर्नशिप्स में चाहे स्टाइपेंड दे ना दें आप, लेकिन हो जाओ, लर्निंग के पर्पज़ से बहुत अच्छा है। फिर आपकी नॉलेज जो है ना, ट्रांसलेटिंग नॉलेज इनटू वेल्थ, और इसके साथ आप बहुत अच्छे इंस्टीट्यूशन बन जाओगे। यार रिसेंटली अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन एक एपेक्स बॉडी है जिसने ना हाई लेवल स्ट्रैटेजिक डायरेक्शंस को प्रोवाइड कर रहा है ये, तो ताकि साइंटिफिक रिसर्च आपका और अच्छा होता चला जाए। फिर अपनी कोर स्ट्रेंथ को और बढ़ाओ। कह रहा देखो, इट इज़ ईजियर फॉर इंडिया कि वो सर्विसेज और मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड सर्विसेज को फोकस कर सकता है। तो आप ज़्यादातर मैन्युफैक्चरिंग को एक्सपेंड तो चलो एक तरफ कर ही रहे हो, लेकिन जिस पर आप काम कर सकते हो, जो आप काम करते आ रहे हो ना, अगर आप सर्विसेज पे ही फोकस करके उसमें आगे बढ़ना चाहते हो तो कर दो ना। अपनी इस सेक्टर को भी ऑप्टिमाइज करो, इसमें भी क्यों पीछे होना है। फिर क्रिएटिव एक्सीलेंस को बढ़ाने की ज़रूरत है। इंडिया अपने डेमोक्रेटिक एडवांटेज उठाए, बहुत बहुत ज़रूरी है। तो फिर क्योंकि अगर ये बढ़ेगा तो इससे फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। बाय लिवरेजिंग इंडियाज़ डेमोक्रेटिक एडवांटेज एब्सेंट इन इंडिया, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा न्यू आइडियाज़ और इनोवेशंस क्रिएट हो। एग्जाम्पल के तौर पर जो चिप टेक्नोलॉजी है रशिया की, इस अथॉरिटेरियन वॉज बिहाइंड द यूएस डेमोक्रेसी, ताकि यूएस कुड नॉट इनोवेट इन दैट एरिया। तो यहाँ पर वो साफ तौर पे कह रहा है जो चिप टेक्नोलॉजी है रशिया एज एन अथॉरिटेरियन बॉडी वॉज बिहाइंड द यूएस। क्यों? क्योंकि यूएस में डेमोक्रेसी थी, इसीलिए देखो रशिया कुड नॉट इनोवेट इन दैट एरिया। और यहीं की वजह से देखो आज यूएस कहाँ है और रशिया की पोजीशन कहाँ है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने एक बात समझ लो ध्यान से, मेक इन इंडिया को चलो हम सेलिब्रेट तो कर रहे हैं, 10 साल हो गए, पूरा एक डिकेड हो गया, 10th एनिवर्सरी है, लेकिन ये ज़रूरी भी बहुत ज़्यादा है कि हम ना अपने डिटर्मिनेशंस को इस तरह भी रीशेप करें, मैन्युफैक्चरिंग लैंडस्केप में ग्लोबल स्टैंडिंग को बढ़ाएं, स्ट्रैटेजिक रिफॉर्म्स करें, और साथ ही साथ हम ना इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली पॉलिसीज़ को बढ़ाएं, सारा स्ट्रॉन्ग फोकस लगा दें इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट में। बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव इस बात पर भी लगाएं कि हमारा जो इंडस्ट्रियल कैपेबिलिटी है वो बढ़ती चली जाए, बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये काम भी। ठीक है, नाउ मूव टू दी नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है पॉवर्टी इन इंडिया। क्या नाम है? पॉवर्टी इन इंडिया।
भारत की गरीबी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आपको ना देखो बड़ा सेंसिटाइज टॉपिक भी होता है। जब पॉवर्टी का टॉपिक आता है तो मुझे थोड़ा सेंसिटिविटी हमारी कंट्री से होती है। देखो न्यूज़ में क्यों रहा, रिसेंटली ना वर्ल्ड बैंक ने पॉवर्टी प्रॉस्पेरिटी प्लानेट यानी ट्रिपल P पे क्या लगाया, एक रिलीज़ करा, पाथवे आउट ऑफ द पॉली क्राइसिस रिपोर्ट, और जिसमें ये बताया गया है कि पोस्ट पेंडेमिक का असेसमेंट करा जाएगा इस बात को लेकर कि ग्लोबली क्या प्रोग्रेस हुई है इंटरलिंक्ड गोल्स को लेकर। तो यहीं पे उसने ना कई सारी चीज़ों को डिस्कस किया हुआ है। ध्यान से सुनना क्या है ये, फिर हम देखते हैं। कह रहे देखो, नीति आयोग ने ना ये करंट स्टेटस ऑफ पॉवर्टी बताया है। सबसे पहले इसने बताया है पॉवर्टी का हेड काउंट रेशो, जो कि क्या बताया है पॉवर्टी का हेड काउंट रेशो, ये बताया कि ये डिक्रीज़ हुआ है पहले से। फिर बता रहा है कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी जो है वो उससे भी कई लोग लास्ट 10 ईयर से एस्केप हुए। अच्छा, अगर कभी पूछे कि पॉवर्टी हेड काउंट रेशो क्या है यानी HCR क्या होता है, तो याद रखना वो परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन जो पॉवर्टी लाइन के भी नीचे रहती है उसको पॉवर्टी हेड काउंट रेशो कहते हैं। फिर कौन कौन से पुअरर स्टेट हैं रिकॉर्ड फास्टर डिक्लाइन इन पॉवर्टी, उन्होंने कैसे कैसे डिस्पैरिटी को रिड्यूस कर रहे हैं, तो वो यूपी, बिहार, MP, उड़ीसा, राजस्थान है, जहाँ पर फास्टेस्ट तरीके से रिडक्शन हो रही है। वो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से थोड़ा सा ऊपर आते जा रहे हैं, मतलब ख़त्म कर रहे हैं। अच्छा, इंडिया ये भी ट्रैक करने की कोशिश कर रहा है कि क्या हमारे SDG 1.2 जो कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी को रिड्यूस करने की बात है, क्या वो हाफ हुई है, क्योंकि 2030 तो बहुत जल्दी आने वाला है ना। अब तो हाफ टाइम ही आपके पास रह चुका है कि भाई कैसे करोगे। तो अब इस रिपोर्ट की क्या फाइंडिंग्स हैं उसकी तरफ हम ध्यान देते हैं। इस रिपोर्ट में पहली चीज़ आई स्टॉल्ड ग्लोबल पॉवर्टी रिडक्शन, यानी इसने क्या किया है, इट हैज़ स्लो टू ए नियर स्टैंड स्टिल ड्यूरिंग पास्ट 5 ईयर इम्पैक्टेड बाय पॉली क्राइसिस। कह रहा देखो जी, जो ग्लोबल पॉवर्टी रिडक्शन की बात है ना, तो वो स्टॉल हुई है, यानी क्या हुई है, स्लो टू ए नियर स्टैंड स्टिल पे चली गई है ड्यूरिंग पास्ट 5 ईयर्स, क्योंकि वो पॉली क्राइसिस से बहुत सारे 5 सालों से बहुत ज़्यादा वो जूझ रही थी। तो स्टॉल्ड का मतलब समझते हो क्या होता है, टू स्टॉप सडनली। जैसे अगर आप कोई गाड़ी का मान लो व्हीकल चलना बंद हो जाए, तो हम कहते हैं ना इसके इंजन में कुछ ज़रूर गड़बड़ आ गई है, यानी टू अवॉइड, टू ट्राई टू स्टॉप समथिंग। मतलब ये चीज़ें जो है ना, जो ग्लोबल पॉवर्टी है वो ना स्टॉल कर रही है कहीं कहीं, और उसका कारण इसने बताया कि वो स्टॉप इसलिए कहीं ना कहीं हो रही है क्योंकि वो पॉली क्राइसिस से गुजर रही है। अब पॉली क्राइसिस गाइस एक ऐसी परिस्थिति है, एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर मल्टीपल क्राइसिस है, चाहे वो स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ का हो, फ्रेजिलिटी के बढ़ने का हो, क्लाइमेट रिस्क हो, हाइटेंड अनसर्टेनिटी की बात हो, ये सारे के सारे फैक्टर्स बढ़ रहे हैं। इससे क्या होगा, नेशनल डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी जो होगी, नेशनल इंटरनेशनल होगा, वो बहुत ज़्यादा ही डिफ़िकल्ट हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद क्या बात है, नॉन अटेनमेंट ऑफ वेजेस की बात है। जो ग्लोबल पॉपुलेशन है जो एक्सट्रीम पॉवर्टी में रहती है, उसको बताया जा रहा है कि वो 7.3% रही 2030 में और 8.5% रही 2024 में, यानी डबल द वर्ल्ड बैंक टारगेट ऑफ 3%। फिर ग्लोबल प्रॉस्पेरिटी गैप की बात है कि स्टॉल्ड प्रोग्रेस सिंस पेंडेमिक, इससे आपका हाईलाइटिंग हुआ है, स्लो डाउन हुआ है इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ में। अब इसी में अगर हम देखते हैं प्रॉस्पेरिटी गैप को, तो प्रॉस्पेरिटी गैप एक एवरेज फैक्टर है बाय विच इनकम नीड्स टू बी मल्टीप्लाई होनी चाहिए सभी के द्वारा, ताकि जो प्रॉस्पेरिटी स्टैंडर्ड हर व्यक्ति का हो वो $25 तो ज़रूर हो। अच्छा, सिग्निफिकेंट फॉल है इन इंडियंस के अंदर लिविंग इन एक्सट्रीम पॉवर्टी, और करंटली वर्ल्ड बैंक ने एक्सट्रीम पॉवर्टी को बताया है कि वो होता है एक्सट्रीम पॉवर्टी में व्यक्ति जो एक दिन में $2.5 भी ना कमा पाए। ध्यान रखना, अगर वर्ल्ड बैंक ने साफ तौर पे बताया है कि अगर कोई व्यक्ति नहीं कमा पाता है, तो आप समझ लो 200 रुपये के करीब, अगर कोई 200 रुपये के करीब भी एक दिन में नहीं कमा पा रहा है, तो वो एक्सट्रीम भुखमरी गरीबी में है, गरीबी का शिकार है वो। अब हिस्ट्री क्या है पॉवर्टी एस्टिमेशन, इंडिया के अंदर ऐसी क्या हिस्ट्री है, उसके बारे में भी हम समझते हैं। देखो, प्री इंडिपेंडेंस के टाइम पे ना क्या हुआ, दादा भाई नौरोजी थे, कौन थे,
दादा भाई नौरोजी। उन्होंने ना किताब लिखी जिनकी बुक का नाम था पॉवर्टी एंड द अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, और नेशनल प्लानिंग कमेटी 1938 और बॉम्बे प्लान 1944। ये सभी जो है ना, वो सभी जो बातें कही गई हैं इसमें कि पॉवर्टी को कैसे एस्टिमेट करना है उसके बारे में ये किताबें हैं। पोस्ट इंडिपेंडेंस क्या हुआ, प्लानिंग कमीशन 1962, वीएम दांतेकर, हेनराथ अलग कमेटी, ये सभी कमेटीज़ भी बनी ताकि पॉवर्टी एस्टिमेट हो पाए। पोस्ट 2000 की बात करें तो तेंदुलकर कमेटी थी 2009 की। इसने क्या करा, मेथडोलॉजी को रिव्यू करना शुरू करा ताकि पॉवर्टी एस्टिमेशन का पता चले, है ना, टू शिफ्ट अवे फ्रॉम बेसिंग पॉवर्टी लाइन्स फ्रॉम कैलोरी नॉर्म्स। और फिर उन्होंने यूज़ ऑफ मिक्स रेफरेंस पीरियड का भी शुरू कर दिया। रंगराजन कमेटी 2014 की थी, तो इसमें भी इन्होंने ये काम शुरू कर दिए। तो यानी कि ये सारी की सारी कमेटीज़ का बड़ा ज़्यादा ध्यान रहता था कि हाउ टू कैलकुलेट पॉवर्टी का एस्टिमेशन कैसे निकाला जाए। तो अलग अलग तरीके से ये सिस्टम निकाल कर आए। इनके देखो आपको याद क्या रखना है, ये याद रखना ईयर वाइज, क्योंकि ना आपको मैच द फॉलोइंग कॉलम्स में आ जाएगा कि पॉवर्टी एस्टिमेशन के लिए पहले कौन कौन सा आया। तो सबसे पहले नेशनल प्लानिंग कमेटी थी, फिर बॉम्बे प्लान, फिर प्लानिंग कमीशन, फिर अलग अनरात, फिर अलग कमेटी 1979, लखड़वाला कमेटी 1993, फिर उसके बाद तेंदुलकर कमेटी 2009, फिर रंगराजन कमेटी 2014। ये आपको डेटा एज इट इज़ पता होना चाहिए, क्योंकि एज इट इज़ नहीं पता हुआ, ईयर्स का आपको कन्फ्यूजन रही तो आप एग्ज़ाम में भी गलत कर आओगे, और मैं नहीं चाहती कि आपकी एग्ज़ाम में बिल्कुल भी गलती हो। तो कुछ गलतियों से बिल्कुल बचना है आपको। अब ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से देश में, भारत देश में इतनी गरीबी है, उसका कारण समझो आप क्या है। मैं आपको ये की रिलेटेड टर्म्स भी बताऊंगी, लेकिन पहले आप समझ लो कि क्यों ऐसे क्या फैक्टर्स आ जाते हैं जिसकी वजह से देश में हमारे बहुत गरीबी है। उसका सबसे पहला कारण है हिस्टोरिकल रीजंस, यानी कि ऐतिहासिक कारण। यानी कि बहुत ज़्यादा जो कॉलोनियल रूल ने हमारे रिसोर्सेज को लूटा, हमारी लोकल इंडस्ट्रीज़ को लूटा, हमें डी इंडस्ट्रियलाइज करा, हमारी वेल्थ सारी चली गई। तो ब्रिटिश कॉलोनियल रूल्स ने टर्न इंडिया इनटू एन एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल। हमारा को वहीं से गंदी आदत लगी है कि हम रॉ मटेरियल्स वहाँ से लेते हैं और फिनिश्ड गुड्स हम इम्पोर्ट करते हैं। सोचो हम क्या करते हैं, रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करते हैं, भेजते हैं बाहर, और हम फिनिश गुड्स को ख़रीदते हैं, जिससे हमारे फार्मर की इनकम, हमारे आर्टिशंस की इनकम बेचारों की इम्पैक्ट करती है। फिर सेकंड हमारा रीज़न है लो एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी होना। यानी हमारी जो लैंड होल्डिंग, लैंड रिफॉर्म पॉलिसी आज तक भी हमारी कोई सक्सेसफुल तो हो नहीं पाई। फ्रेगमेंटेड लैंड फ्लो है, लैंड होल्डिंग्स है, कैपिटल है नहीं, और बहुत ज़्यादा रिलायंस हमारा ट्रेडिशनल फार्मिंग मेथड्स पर है। तो लोअर यील्ड ऑफ क्रॉप्स इन इंडिया देन डेवलप्ड इकॉनमी, इससे भी हमारे फार्मर्स की इनकम पे इफेक्ट पड़ता है। और तीसरा है पॉपुलेशन का इतना ज़्यादा एक्सप्लोजन होना। तो इंडिया का जो रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ है, इससे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है वहाँ के रिसोर्सेज पर, वहाँ की सर्विसेज पर, जिसकी वजह से हेड काउंट रेशो पे बहुत असर आता है। कह रहा आप मानोगे इंडिया की जो पॉपुलेशन है अर्ली 2060 में, यानी 2060 में 1.7 बिलियन तक जाएगी, मतलब इतनी ज़्यादा है। और आप समझ लो भारत ही वर्ल्ड का मोस्ट पॉपुलस कंट्री रहेगा। ऐसी रिपोर्ट ही यूएन दिशा जो है, वहाँ पे जो यूनाइटेड नेशंस का जो एक सब यूनिट है, उसने बताई ये बात। समझ रहे हो आप? तो ये फैक्टर बड़ा ज़बरदस्त फैक्टर है ये। उसके बाद यहाँ पर आता है इकोनॉमिक इनइक्वालिटी की प्रॉब्लम बहुत है हमारे यहाँ। इनकम का, वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन का डिस्पैरिटी बहुत ज़्यादा है। आप समझो हमारा जो टॉप 10% इंडिया की पॉपुलेशन है वो होल्ड करती है 77% ऑफ टोटल नेशनल वेल्थ। फिर सोशल इनइक्वालिटी बहुत भारी समस्या हमारे देश की, चाहे कास्ट डिस्क्रिमिनेशन की बात हो, चाहे जेंडर डिस्पैरिटी का प्रॉब्लम हो। फिर मोर ओवर जो हमारा रिजिड कास्ट सिस्टम है, हमारा रिसोर्सेज का रिस्ट्रिक्ट करना है, अपॉर्चुनिटीज़ का रिस्ट्रिक्ट करना है, हमारा ये सारी समस्या हमें बहुत दिक्कत कर रही हैं। फिर जोग्राफिकल डिस्पैरिटी की बात है कि बहुत ज़्यादा डेंस फॉरेस्ट, हिली टेरेन्स, हम बहुत ज़्यादा नेचुरल डिज़ास्टर में फंस जाते हैं। रिकरेंट फ्लड जो आसाम में आती हैं, बिहार में आती हैं, ये मिलियंस ऑफ लोगों को डिस्प्लेस करती हैं और उनको एब्सोल्यूट पॉवर्टी में हर साल पहुंचा देती हैं।
समझ रहे हो? तो यहीं पर यहाँ वो कह रहा है कि कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं पॉवर्टी से रिलेटेड, और उसमें से पहला है एब्सोल्यूट पॉवर्टी, यानी मिनिमम कॉस्ट नेसेसरी ज़रूरी है ताकि हम बेसिक नीड्स को कवर कर पाएँ। तो यानी सिवियर डेप्रिवेशन ऑफ ह्यूमन बेसिक नीड्स को दूर करने के लिए, समझ रहे हो आप, एब्सोल्यूट पॉवर्टी का मतलब है कि खाने को नहीं है, सेफ ड्रिंकिंग वाटर भी नहीं है। रिलेटिव पॉवर्टी का मतलब होता है कि चलो जैसे एक के पास फरारी है तो दूसरे बंदे के पास वैगनार है, या थोड़ी और चलो होंडा सिटी ले लो, तो आप समझ रहे हो, या फॉर्च्यूनर ले लो, है ना, तो दोनों को आपस में हो गया यार, उसके पास तो फरारी आ गई, मेरे पास तो खाली फॉर्च्यूनर ही है, या इस तरह की पॉवर्टी को रिलेटिव पॉवर्टी में मान लो आप। फिर पॉवर्टी और हेड काउंट रेशो मैंने आपको बताया था कि जो वो पॉपुलेशन जो पॉवर्टी लाइन के नीचे रहती है। इंटेंसिटी ऑफ पॉवर्टी का मतलब है कि कोई कितना पुअर हो सकता है, समझ रहे हो, तो उसको हम वैसे कैलकुलेट करते हैं। एमपीआई में पॉवर्टी का रीज़न सिर्फ मॉनेटरी नहीं होता है, बहुत सारे कारणों से आप पॉवर्टी देखने को मिलती है। ठीक है, वो कौन से कारण होते हैं वो आप बताओ यार, इतना तो कर ही सकते हो, बहुत बार समझाया है मैंने आपको मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी के बारे में, तो आज आप मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी को थोड़ा सा एक्सप्लेन करो कमेंट सेक्शन में, विल चेक आउट एंड विल अपलोड इफ़ यू टू गिव द राइट आंसर्स। ठीक है, अब ऐसे कौन कौन से इनिशिएटिव लिए गए जिससे पॉवर्टी टैकल हो जाए, तो देखो अफोर्डेबल हेल्थ केयर हो, सोशल सिक्योरिटी एम्पावरमेंट हो, फाइनेंशियल इंक्लूजन वेलफेयर हो, एम्प्लॉयमेंट स्किल डेवलपमेंट हो, एंटरप्रेन्योरशिप हो, ये सभी के सभी लेकर आया गया इनिशिएटिव जब हमें क्या करना था, टैकल करना था पॉवर्टी को। चाहे वो आयुष्मान भारत योजना हो, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि योजना हो, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना हो, सारी की सारी ये स्कीमें इसीलिए लाई गई ताकि भारत से गरीबी हटे। ठीक है, वे फॉरवर्ड में, अच्छा चलो ये भी बताइए तो यार, गरीबी हटाओ स्लोगन किसी नेता ने दिया था, उस नेता का नाम बताएं। ठीक है, वे फॉरवर्ड में ये कह रहा है कि क्या और कर सकते हैं जिससे गरीबी हटे, तो उसके लिए सबसे पहले कह रहा है सजेशंस बाय नीति आयोग टू कॉम्बैट पॉवर्टी। तो उसके लिए क्या कह रहा है, एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिव सस्टेन्ड रैपिड ग्रोथ होना चाहिए, यानी बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हों, एडिशनल रेवेन्यूज़ हो सरकार से आए ताकि आपका सोशल एक्सपेंडिचर एक्सपेंड हो जाए। सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन की भी ज़रूरत है, स्पेशली भारत का जो पूर्व वाला राज्य है ना, जहाँ जो पूर्व भारत है वहाँ पर ईस्टर्न इंडिया में इट इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड टू गो फॉर अ सेकंड रेवोल्यूशन, सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन की बहुत ज़रूरत है। फिर मेकिंग एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम को इफ़ेक्टिव भी बनाना है, एर ना हो, उसमें आप जन धन योजना, आधार, मोबाइल, ट्रिनिटी का इस्तेमाल करो। और अमर्त्य सेन जो हमारे नोबेल प्राइज़ विनर थे, किस पे थे, क्या था बताओ, अभी मैंने आपको कल की क्लास में बताया था कि नोबेल प्राइज़ हमारे भारत में एक ही को मिला इकोनॉमिक्स में, वो है अमर्त्य सेन। इनकी किस प्रैक्टिस पे मिला था, इनका रिसर्च वर्क क्या था, नाम बताओ। अमर्त्य सेन जो डेवलप किया है इन्होंने, फ्रीडम और कैपेबिलिटी अप्रोच भी इन्होंने दी थी। ही हैज़ कॉल्ड फॉर इन्वेस्टमेंट, इन्होंने कहा कि ना लोगों की कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाने के लिए ना उस पर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, जैसे उनकी एजुकेशन पर, उनकी स्किल पर, उनकी अपॉर्चुनिटी को एक्सपेंड करने के लिए, उनकी फ्रीडम को एक्सपेंड करने के लिए, ताकि जितने भी स्लम डॉलर्स कैपेबिलिटीज़ को इन्हांस करने की बात हो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट हो, अर्बन पॉवर्टी रिडक्शन का खोए, है ना। तो देखो महात्मा गांधी जी ने एक बहुत सुंदर बात कही, किसी भी देश में वायलेंस का रीज़न ना ज़्यादातर यही होता है, यही वाला पॉवर्टी, रिसोर्सेज की कमी होना, समझ रहे हो आप। तो इसीलिए महात्मा गांधी जी ने बड़ी सुंदर बात कही, पॉवर्टी इज़ द मेन कॉज ऑफ वायलेंस। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। देखो 8 टॉपिक्स हैं, 7वां है, नेक्स्ट एक टॉपिक और रह गया, तो ध्यान से सुनते जाओ अब आप। ये है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 एंड सोशल एंटरप्रेन्योरशिप। सबसे पहले ध्यान रखो इस रिपोर्ट को रिलीज़ कौन करता है, तो वो है विपो, कॉर्नेल यूनिवर्सिटी एंड सीड बिजनेस स्कूल। ये तीनों मिलके इस रिपोर्ट को बनाते हैं, रिलीज़ करते हैं। इस बार की जो थीम थी वो थी अनलॉकिंग द प्रॉमिस ऑफ सोशल एंटरप्रेन्योरशिप। अब इनके क्राइटेरिया क्या होते हैं इनोवेशन को नापने के, तो वो होते हैं इंस्टीट्यूशंस, ह्यूमन कैपिटल, रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर, क्रेडिट इन्वेस्टमेंट, लिंकेजेस, ये सारे के सारे। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में टॉप कौन करता है, स्विट्जरलैंड, स्वीडन, यूएस, सिंगापुर, ये बड़ी अच्छी कंट्री है इनोवेशन के मामले में।
भारत की रैंक भी नहीं भूलनी है आपको, 39th नंबर पर हैं हम आउट ऑफ 133 133 नेशंस में से। इम्प्रूव हुई है रैंकिंग बाय पोजीशन, जो वो हमारी 2023 में 40th थी, तो हमने इम्प्रूव करा है, बहुत थोड़ा सा इम्प्रूव करा है, स्कोर हमारा 38.3 आया है। इंडिया होल्ड द टॉप रैंक इन बोथ लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज में, सेंट्रल अगर आप साउथ नेशन से करो, साउथ सदर्न नेशन सो वहाँ से अच्छा है हमारा, नॉलेज टेक्नोलॉजी ये सब अच्छा है ना, बिजनेस सोफिस्टिकेशन अच्छा है, क्योंकि इन्हीं की वजह से आया है रैंक अच्छी। बेंगलुरु, दिल्ली, चेन्नई, मुंबई ये टॉप हमारे 100 S&T क्लस्टर्स का पार्ट है, तो उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। अच्छा, सोशल एंटरप्रेन्योरशिप और एंटरप्राइजेज होता क्या है? मामला तो ये है, क्योंकि इस बार की थीम ही यही थी। सोशल एंटरप्रेन्योरशिप एक ऐसा रास्ता है जिससे ना आप इकोनॉमिक वेल्थ को जनरेट करते हो, और साथ ही साथ आप पॉवर्टी, इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी और सोशल इंजस्टिस के इश्यूज को एड्रेस करते हुए अपनी इकोनॉमिक वेल्थ को जनरेट कर रहे हो। यानी कि आप क्या करते हो, एफिशिएंसी, इनोवेशन और रिसोर्स के प्रॉफिट मेकिंग एंटरप्रेन्योर्स को बढ़ा रहे हो, पैशन, वैल्यू, मिशन, कंसर्न, इस सब को करने के लिए। अब आता है मामला डिफरेंस का कि ट्रेडिशनल कंपनी और सोशल एंटरप्राइजेज में क्या अंतर होता है। तो ट्रेडिशनल कंपनी और सोशल एंटरप्राइजेज में बड़ा ही फ़र्क है। ट्रेडिशनल कंपनी इकोनॉमिक वैल्यू की बात करती थी, सोशल कंपनी सोशल वैल्यू की भी बात कर रही हैं इकोनॉमी वैल्यू के साथ। ठीक है, फिर गोल इसमें इकोनॉमिक और मार्केट एज होता था। यहाँ पे इंक्लूसिव ग्रोथ की बात है, यहाँ इकोनॉमिक गेन था, यहाँ री इन्वेस्टमेंट और सोशल मिशन है। यहाँ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन था, यहाँ इंक्लूसिव और अपलिफ्टिंग दी कम्युनिटी है, यानी सोशल इम्पैक्ट को ज़्यादा प्रायोरिटाइज किया जा रहा है। बात समझ आ रही है? अब यहाँ ये कह रहा है सोशल एंटरप्रेन्योरशिप और सोशल एंटरप्राइज के फ़ायदे क्या हैं, ऐसा क्या मिलता है इससे। तो कह रहा है इससे मिलता है इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी एस्टिमेट सजेस्ट करते हैं कि देयर आर अप टू 11 मिलियन सोशल एंटरप्राइजेज हैं, 30 मिलियन सोशल एंटरप्रेन्योर्स हैं ग्लोबली, जो $2 ट्रिलियन टू ग्लोबल GDP में कंट्रीब्यूट करते हैं। यानी जो एस्टिमेटेड मार्केट अपॉर्चुनिटी है, पोटेंशियल है सोशल एंटरप्राइजेस का, वो 2025 तक बढ़ता ही जा रहा है। फिर इन्फ्लुएंसिंग पॉलिसी थ्रू एक्सपर्टीज, यानी कि एज पर द स्टडीज 800 सोशल एंटरप्रेन्योर जो है, या 63% जो लेजिस्लेटिव चेंज इन्फ्लुएंस हुए हैं पॉलिसीज़ के, रिसर्च वगैरह सब अच्छा होता जा रहा है। वो सब कह रहा है इथोपियन जो पॉलिसी मेकर्स हैं उन्होंने क्या करा, तिब्बता एम्बुलेंस के साथ कोलैबोरेट करके एक इमरजेंसी मेडिकल सर्विस स्टैंडर्ड और लाइसेंसिंग सिस्टम को भी बिल्ड किया। तो कह रहा देखो इतना फ़ायदा होता है, यानी इकोनॉमिक ग्रोथ भी है और पॉलिसी एक्सपर्टीज़ भी मिल रही है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल्स भी फुलफिल हो रहे हैं। कह रहे आप सोचो, एक बहुत ही तरीका है, जैसे सेल्को है, सोशल एंटरप्राइज है इंडिया में, ये सस्टेनेबल एनर्जी सोल्यूशन देती है बहुत सारे अंडर सर्व्ड हाउस होल्ड बिजनेसेस को, तो कितना फ़ायदा है। तो अब यहीं पर सेंसिटाइजेशन एंड इंगेजमेंट की बात भी आती है, यानी अपॉर्चुनिटी दी जा रही है, एजुकेट किया जा रहा है लोगों को, सोसाइटल इश्यूज़ को एड्रेस किया जा रहा है, कलेक्टिव इंगेजमेंट की जा रही है और इंटीग्रेट करा जा रहा है सोशल इनोवेशंस को, कॉरपोरेशंस को। सोशल ट्रांसफॉर्मेशन की बेसिकली बात आ रही है, जो वल्नरेबल सेक्शन है सोसाइटी का वो ज़्यादा से ज़्यादा एम्पावर हो जाए। अब क्या क्या इम्पैक्ट हैं इनोवेशन के, सोशल एंटरप्रेन्योरशिप के, तो उसका सबसे पहला इम्पैक्ट है वाइडर रीच। एग्जाम्पल के तौर पर डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स यूजिंग क्या कर रहे हैं, टेली मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं हेल्थ केयर के लिए, फिनेंस, क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग होगी, सस्टेनेबिलिटी बढ़ेगी। इन सब चीज़ों को क्योंकि हम लेके सच में चलना चाहते हैं कि वाइडर रीच बढ़े, फिनेंस बढ़े, क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग निकले, इसलिए सोशल एंटरप्रेन्योरशिप के लिए हम बढ़ रहे हैं। अब क्या क्या ऐसे चैलेंजेस आते हैं उनकी ओर ध्यान देते हैं। चैलेंजेस की बात करें तो इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क की बात है कि लिमिटेड कोलैबोरेशन जो है बिटवीन पॉलिसी मेकर, सोशल एंटरप्रेन्योर्स, ये एक चैलेंज है। ह्यूमन कैपिटल इज़ अ सेकेंड चैलेंज, जहाँ पर कॉम्प्लेक्स स्किल सेट है। फिर जो डेफिनेशन है, लैक ऑफ ग्लोबली रिकग्नाइज स्टैंडर्ड की नहीं होती है, हाई डिपेंडेंस है हमारी सेल्फ और पब्लिक फाइनेंसिंग में, तो पैसे की कमी भी है। अब ऐसा क्या भारत करे जिससे कि सोशल एंटरप्रेन्योरशिप प्रमोट हो जाए? उसके लिए सबसे पहला काम करना है
एम यानी अटल इनोवेशन मिशन। एस्पायर एक ऐसी स्कीम जिससे कि इनोवेशन, रूरल इंडस्ट्री, एंटरप्रेन्योरशिप, आत्मनिर्भर भारत ये अच्छा हो जाए। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छी हो जाए। सोशल स्टॉक एक्सचेंज से हम और आगे बढ़ते जाएं, अपनी विजिबिलिटी यहाँ बढ़ा दें, एक स्पेशल विंडो खोल दें इन्वेस्टमेंट फंड की, सोशल इनोवेशन प्रोग्राम्स पे वर्क करें। तो इसीलिए यहाँ पर ये कंक्लूडिंग लाइन में कह रहा है सोशल एंटरप्रेन्योर और एंटरप्राइजेज में बहुत ट्रांसफॉर्मेटिव अप्रोच है। इससे बहुत सारे ग्लोबल चैलेंज हमारे टैकल होंगे। हमारी सपोर्टिंग पॉलिसीज़ में इन्वेस्टमेंट जो है, इंफ्रास्ट्रक्चर, फाइनेंस, सारा और अच्छा होता चला जाएगा और हम देखेंगे इसमें काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट और लास्टिंग पॉजिटिव इम्पैक्ट भी ग्लोबल स्केल पे ये डालेगा। अब हमने विपो पढ़ा था ही ना, हमने पढ़ा रिपोर्ट रिलीज करता है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। याद रखना इसके हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। 1967 में इस्टेब्लिश हुआ था। 193 मेंबर्स हैं। इंडिया इसका मेंबर है सिंस 1975। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जिसका नाम है, और ये लास्ट टॉपिक है आज का। इस टॉपिक का नाम है नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स, यानी ऑयल सीड की बात कर रहे हैं। यूनियन कैबिनेट ने इसको अप्रूव करा फॉर 7 ईयर पीरियड के लिए, 2024-25 से लेके 30-31 तक। वाई वी आर स्पेंडिंग और वाई वी आर क्रिएटिंग अ मिशन फॉर एडिबल ऑयल, लेट्स सी दिस। देखो, प्राइमरी ऑयल सीड का प्रोडक्शन हमारे देश में 69.7 है, जो 22-23 में कभी इतना होता था। डोमेस्टिक एडिबल ऑयल प्रोडक्शन होगा, उससे हमारा प्रोजेक्टेड जो हमारा डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट है ऑयल पाम की वो फुलफिल होगी। दूसरा, हम ना चाहते हैं एक्सपेंड करना ऑयल सीड कल्टीवेशन को 40 हेक्टर अपने और लैंड्स पे, क्योंकि हमारा जो राइस, पोटैटो, फैलो लैंड्स है ना, उनको टारगेट कर रहे हैं। विंटर क्रॉपिंग और क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के लिए भी हम ये चाहते हैं करें हम। फिर फोकस एरिया हमारा क्या है, इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन ऑफ की प्राइमरी ऑयल सीड क्रॉप, रेप सीड है, मस्टर्ड है, कोकोनट है, ग्राउंडनट, ये सब, और इन्हांसिंग एक्सट्रैक्शन एफिशिएंसी फ्रॉम सेकेंडरी सोर्सेज, कॉटन सीड है, राइस ब्रान है, ये सारे। अब क्या क्या फीचर्स होते हैं वो देखते हैं। इस स्कीम के क्या फीचर्स हैं वो पता होना चाहिए आपको। सीड ऑथेंटिकेशन, एक साथ ही पोर्टल बनाया ना, ट्रेसेबिलिटी एंड हॉलिस्टिक इन्वेंट्री। ऑनलाइन ये 5 ईयर रोलिंग सीड प्लान बना रहे हैं। इसमें क्या कर रहे हैं, एडवांस टाइप्स कर रहे हैं सीड ग्रोइंग एजेंसीज के साथ। कोऑपरेटिव्स हैं, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, गवर्नमेंट प्राइवेट सीड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये सारे काम कर रहे हैं। इसमें 600 वैल्यू चेन क्लस्टर्स को डेवलप किया जा रहा है। फार्मर जो होगा ना इन क्लस्टर्स में से, उसके पास पूरा एक्सेस होगा कि वो हाई क्वालिटी सीड्स ट्रेनिंग दे पाए, गुड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस में ये सब काम करेगा। दूसरे और फीचर्स पता है क्या है, हाई यील्डिंग, हाई ऑयल कंटेंट सीड वेराइटी का बनाना। एडवांस टेक्नोलॉजी जैसे जीनोम एडिटिंग होती है ना, ताकि हाई क्वालिटी के सीड बने, वो यहाँ पे यूज़ किया जाएगा। 65 न्यू हब सीड्स हैं, 50 सीड स्टोरेज यूनिट हैं यहाँ पे ना IEC कैंपेन भी चलाया जा रहा है, यानी डाइटरी गाइडलाइन देने के लिए इंफॉर्मेशन, एजुकेशन और कम्युनिकेट किया जा रहा है। FPOs इस्टेब्लिश किए जा रहे हैं। और देखो, अब आप ये समझ लो, ये सारा खेल पता है क्या है, आत्मनिर्भर भारत का सपना पूरा करना, इन्वायरमेंट को बचाना है हमें। ये लो वाटर यूसेज है, इम्प्रूव करता है सॉइल हेल्थ, बूस्ट करेगा फार्मर की इनकम, सीड हमारा प्रोडक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा करेगा। समझ रहे हो आप। अब देखो, ये सेल्फ सफिशेंसी यानी आत्मनिर्भर भारत के लिए एडिबल ऑयल क्यों इम्पॉर्टेंट है, वो इसलिए है ऑयल सीड सेकेंड लार्जेस्ट क्रॉप कैटेगरी है भारत में, फूड ग्रेन्स के बाद। समझ रहे हो। उसके बाद डिमांड इंक्रीज होगी अर्बनाइजेशन में, और आपका पर कैपिटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो बढ़ रहा है उसमें ये सब बहुत डिमांड है उसकी। फिर इंपोर्ट का डिपेंडेंस जो इंक्रीज हो रखा है, इंडिया बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करता है। अपने डोमेस्टिक डिमांड को कंप्लीट करने के लिए, फुलफिल करने के लिए हम 57% बाहर से हम इंपोर्ट करके लेकर आते हैं। तो अपने देश में क्यों नहीं बना सकते। एडिबल ऑयल सेक्टर, आप देखो हमारे देश का कितना सीन है, एडिबल ऑयल का सीन देखो आप। 4th लार्जेस्ट प्लेयर है हम ग्लोबल एडिबल वेजिटेबल ऑयल स्पेक्टर में, US, चाइना, ब्राज़ील के बाद। तो अब चैलेंजेस पता है क्या आते हैं सेल्फ सफिशिएंसी एडिबल ऑयल में अचीव करने में। पहली बात, हमारा लोअर यील्ड पर हेक्टर है, यानी यील्ड गैप बहुत ज़्यादा है। फिर कल्टीवेशन के चैलेंजेस, यानी 76% जो हमारा ऑयल सीड कल्टीवेशन है वो रेनफेड है, वल्नरेबल है, बायोटिक है, अबॉयोटिक स्ट्रेसेस पड़ते हैं, क्रॉप स्पेसिफिक कॉन्सेंट्रेशन का प्रॉब्लम है। जो प्रोडक्शन है स्पेसिफिक ऑयल सीड्स का वो बहुत सर्टेन एरियाज़ में ही है।
कॉलिंग फॉर पॉलिसीज़ टू इनकरेज मोर बैलेंस रिजिलियंट कल्टीवेशन। गुजरात है, राजस्थान, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश है, कर्नाटका है। यहाँ सिर्फ 83.4% ही आप लगा लो कंट्री का टोटल ग्राउंड नट प्रोडक्शन हो रहा है। फिर उसके बाद डिमांड सप्लाई गैप है। इंडिया इज प्रोजेक्टेड टू मेंटेन हाई ग्रोथ इम्पैक्ट ऑफ वेजिटेबल ऑयल्स। लो कंट्रीब्यूशन है ग्लोबल पाम और सनफ्लावर ऑयल प्रोडक्शन का। अब ऐसे क्या क्या स्टेप्स उठाएं जिससे सेल्फ सफिशेंसी बढ़ पाए, तो वो है नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, ऑयल सीड ऑयल पाम का 2018-19 में ये लॉन्च हुआ। फिर ये हमने इस पे ऑयल्स के देखो, पहले तो हमने सिक्योरिटी मिशन बनाया, फिर एडिबल ऑयल के लिए बनाया, फिर हमने पीएम आशा, फिर ये रफ्तार, ये सारी हमने स्कीम बनाई। इवन एमएसपी तक हमने देने की कोशिश करी। देखो आप, एमएसपी दिया हमने ग्राउंड नट, सनफ्लावर, सोयाबीन, सीसेम, नाइजर सीड, रेप सीड, मस्टर्ड, सेफ्लावर, सब पे बजट में हमने ध्यान दिया। इवन येलो रिवोल्यूशन चलाया गया था 1986-87 में, ताकि एडिबल ऑयल का प्रोडक्शन और ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े, मस्टर्ड और सीसम सीड वाला। तो कंक्लूडिंग लाइन में हम ये कह सकते हैं कि जो NMU और ऑयल सीड है, इससे डोमेस्टिक ऑयल सीड का आउटपुट बढ़ेगा, हमारा जो हार्ड वर्किंग फार्मर है उसको सही वैल्यू मिलेगी, हाई यील्ड बढ़ेगा, हमारा जो कंटेंट है ऑयल का सीड वैरायटी का वो अच्छा होगा, ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा, सीड हब्स तैयार होंगे। इससे अगर ये बढ़ गया ना ये सेक्टर, अगर हमने इसको सही से रिसर्च और डेटा बना लिया और PPP मॉडल पे चला लिया, तो फिर हम इस सेक्टर में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे। तो अगर हम वो अचीव करना चाहते हैं तो उससे हमें आज से ही लगना पड़ेगा, ठीक है। तो कल गाइस शॉर्ट्स करेंगे, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू PM पाठशाला। हैव अ नाइस डे टू ऑल।